नमस्ते। बच्चे अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे होते हैं, पेड़ है, पौधे हैं, पक्षी है, जानवर है, सामान है, खिलौने हैं, किचन आइटम्स है, घर है, लोग हैं, व्यवहार है, उनके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा होता है और उस दृश्य को जो वो देख रहे होते हैं, उस दृश्य को समेटने का जो प्रयास है वो होता है ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। जो सब्जेक्ट है उसमें उस दृश्य को एक पुस्तक के रूप में बच्चे के आगे प्रस्तुत किया जाता है। अपनी मातृभाषा में जनरली बच्चे इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। वो समझते हैं कि ये वाहन है, ये पेड़ है, ये पक्षी है, ये पशु है, ये सारी बातें वो समझते हैं। फिर इसे एक पिक्चर के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रस्तुत करने का पर्याय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। यदि ये भाषा ज्ञान ही देना इसका प्रयोजन है तो इसे इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ ही क्लब किया जा सकता था, परंतु ये अलग सब्जेक्ट है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि बच्चे इसे अपने जीवन में देख रहे होते हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट भी अच्छा बना रहता है। जनरली ये सब्जेक्ट पिक्चर बुक या चार्ट्स के थ्रू बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है, परंतु प्रयोजन क्या है ये दूसरे प्री स्कूल्स में सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यदि प्रयोजन नहीं है कि आप ये क्यों सिखा रहे हैं, जो बच्चा ऑलरेडी देख रहा है, और सिर्फ एक इंग्लिश वोकैबुलरी उसके जीवन में डालना है, तो इसे आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ ही सिखा सकते थे। आपने अलग सब्जेक्ट बनाया है तो उसकी प्रयोजन होनी चाहिए। शिशु संस्कार में इसकी प्रयोजन को ठीक तरीके से रखा गया है। वातावरण के साथ कैसे जीना है, वातावरण में जो देख रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिश्ता है, इन बातों से बच्चों को संस्कारित करना, यही इसका प्रयोजन है। वोकैबुलरी तो आप इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं, मगर उस वोकैबुलरी के साथ, उस अर्थ के साथ उसका प्रयोग, उसके दुरुपयोग से बचना, उसके सदुपयोग की तरफ बढ़ना, संस्कार बस यही काम करता है। संस्कार उनके अंदर ये टेंडेंसी लाता है कि उन्हें सदुपयोग की तरफ प्रेरित करता है। और संस्कार ना हो तो इस बात से वो अनजान रहता है कि वो दुरुपयोग कर रहा है या सदुपयोग कर रहा है। तो इसलिए इस ईवीएस के वोकैबुलरी को, ईवीएस बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को जो देख रहा है उस दृश्य को आपने पिक्चर में लिया है तो अपने आप ये वास्ट हो जाता है। तो इसके जो वोकैबुलरी के साथ जो प्रयोजन है उसको रखने का प्रयास शिशु संस्कार ईवीएस सब्जेक्ट में है। इस सेशन में हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट टॉपिक जो है उसको हम लोग एड्रेस करेंगे। ईवीएस में सर्वप्रथम हम लोग बच्चों को पेड़ पौधों से परिचित कराएं। पेड़ पौधे में भी फ्लावर्स बहुत कलरफुल होता है, और फ्लावर्स को किताबों में अर्ली इंट्रोड्यूस करने से बच्चों की इंटरेस्ट जो है वो बनी रहती है। इंग्लिश वोकैबुलरी में भी आप देखेंगे उस सेशन में कि वाई से येलो जहाँ रखा गया है, यानी कलर्स बताने का प्रयास किया गया, वहाँ पर फ्लावर्स इंट्रोड्यूस किया है। उसी तरीके से कलरिंग बुक जो है शिशु संस्कार के, वहाँ भी बच्चों से जो कलर हम कराते हैं तो फ्लावर्स को कराते हैं, और बच्चे फिर ईवीएस में यहाँ पर पहले फ्लावर्स को देखते हैं तो वो कनेक्टिविटी बनती है। फ्लावर बहुत कलरफुल होता है और
फ्लावर्स का जो उपयोग है, प्रयोग है, वो बच्चे आगे जाने के बाद से स्टैंडर्ड जूनियर में या सीनियर में जाने के बाद में उसकी उपयोगिता जो है वो बताया जाए। लेकिन यहाँ पर उनको इस फ्लावर्स के वोकेबलरी से इंट्रोड्यूस, सारे पेड़ पौधे सब कुछ फर्स्ट ईयर में बताने की ज़रूरत नहीं, पहले आप फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करो उन्हें। आप नर्सरी ले जाओ, गार्डन ले जाओ, वहाँ पर बहुत तरह के फ्लावर्स रहते हैं, वो फ्लावर्स दिखाओ। और उन्होंने जो किताब में पढ़ा वो फ्लावर्स वहाँ है कि नहीं, उन्हें आइडेंटिफाई करने में आप हेल्प करो। इंग्लिश में, ये इंग्लिश का बुक है इसलिए इंग्लिश वोकेबलरी है, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, अन्य भाषा में क्या बोलते हैं, वो नर्सरी वाले भी आपको बताएंगे। तो ज्ञान नर्सरी वाले से आपको भी लेना है। हम जनरली सनफ्लावर, इसको मराठी में क्या बोलते हैं, सूरजमुखी बोलते हैं। ये दोनों वोकेबलरी बच्चे के जीवन में जाना चाहिए, नहीं तो वो अपनी भाषा से दूर, क्योंकि पूरी प्रकृति को के जो शब्दकोश है वो ईवीएस है, और हम ये इंग्लिश में डाल रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश में डाल रहे हैं, तो वो अपनी संस्कृति और अपने शब्दकोश से दूर हो जाएगा। इसीलिए दोनों वोकेबलरी उसको देना जरूरी है। तो आप जब उसे नर्सरी ले जाएं तो नर्सरी जो देख रेख कर रहा है, जो व्यक्ति है वहाँ, उससे हर फूल का जो लोकल नाम है, जो रीजनल नाम है, जो रीजनल भाषा में जो उसे बुलाते हैं, वो उसे पता होता है। वो उसे पूछें, उसे नोट करें, और बच्चे को जब पिक्चर दिखाएं तो दोनों भाषा में उसे सिखाने का प्रयास करें। जूनियर में जाने के बाद बच्चे की वोकेबलरी को पेड़ पौधों की तरफ एक्सपेंड करें। अगेन यहाँ हमें उस बात का ध्यान रखना है कि हम पेड़ पौधों के जो नाम हैं वो इंग्लिश के साथ साथ अपनी भाषा में भी बच्चे के जीवन में हम लाने का, उसके वोकेबलरी में हम डालने का प्रयास करें, ताकि वो दोनों भाषा से उन्हें पहचान सके। हमें एक बात और प्रयास करना पड़ेगा कि आप जब भी बच्चों से प्रकृति के बारे में बात करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, फूल के बारे में बात करते हैं, तो आप या जानवर पक्षी इनके बारे में बात करते हैं, ये सब वो चारों तरफ देख रहा है, प्रकृति यानी पूरी जो वो देख रहा है, जो दृश्य उसके सामने प्रस्तुत है, उसके बारे में जब बात करते हैं तो आप प्रयास करें कि उसे 3 किंगडम के बारे में आप बताएं। जैसे प्लांट किंगडम, वो बाइफर्केशन उसके माइंड में बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये प्लांट किंगडम है, पेड़ पौधे फूल ये सब जितने हैं, अन्न के जितने सोर्सेज हैं, ये सब प्लांट किंगडम है। और दूसरा, हम उसे त्रियक जीव कहते हैं, यानी पानी में या जल में, थल में और वायु में, तीनों में विचरण करने वाले जितने जीव हैं, जो जो चलायमान है, जो चलते हैं, मूविंग है, जीव जंतु जितने हैं, वो आप उनको एनिमल किंगडम इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये एक अलग किंगडम है, ये आप सब उसके मन में एक सेपरेशन डालने का प्रयास करो। और तीसरा, हम ह्यूमन बींग्स एक अलग किंगडम है, हम एनिमल्स नहीं हैं। ये उसके संस्कार में जाना बहुत जरूरी है। आज बच्चों के संस्कार में जो जा रहा है वो ये जा रहा है कि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, यानी हम भी एनिमल ही हैं, एनिमल किंगडम के हिस्सा है। ये सेपरेशन बहुत जरूरी है। हम ह्यूमन्स पूरी सृष्टि को बिगाड़ सकते हैं, पूरी सृष्टि को बना सकते हैं, जो बाकी जीव जंतु नहीं कर सकते। हम अपने कर्म, अपने भोग सबको अपने कर्म से परिवर्तित कर सकते हैं। जीव बाकी सब अपनी भोग अवस्था में, वो कुछ नहीं कर पाते, वो प्रकृति के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एक अलग किंगडम है, हम एक अलग किंगडम है। ये सेपरेशन करने से बच्चे में स्व के प्रति थोड़ी जागृति आएगी, अपनी जिम्मेदारी जो है प्रकृति के प्रति, पशु के प्रति, पक्षियों के प्रति जो जिम्मेदारी है, जो भावना है, वो उनका निर्माण होगा। तो ये बाइफर्केशन, ये उसके मानस में, उसके संस्कार में डालने का निश्चित प्रयास करें जब ये पेड़ पौधे आप उनके जीवन में इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पहले 2 वर्ष में आप जनरली उसके वोकेबलरी में पौधों को आप इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं। फूल है, पौधे हैं, पेड़ हैं, ये सब जनरली पिक्चर बुक के थ्रू, और बाकी वो देख रहा है, आप इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एक्टिविटीज़ में आप अपनी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में उसे याद कराने का, उसे स्मृति में डालने का प्रयास करेंगे।
जब वो सीनियर केजी में आए तो उसकी उपयोगिता जो है वो उसके सामने रखने का प्रयास करें कि एक उपयोगिता ये है कि किचन में जितने आइटम आ रहे हैं खाने पीने के, हल्दी से लेके मसाला से लेकर के अन्न से लेकर के जितने आइटम आ रहे हैं सब पेड़ पौधों के से आ रहे हैं, तो हमारा जीवन उन पे ऊपर निर्भर है। दूसरा एक उपयोगिता आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि पेड़ पौधों से वातावरण जो है वो शुद्ध ही नहीं रहता, वातावरण का संतुलन बना रहता है। जैसे पानी का संतुलन या वायु के प्रदूषण का जो स्तर है वो नीचे लाने में उसका जो उपयोग है, वायु का संतुलन, ये सब पेड़ पौधों की वजह से होता है। डिटेल्स तो बच्चे को नहीं बता सकते, लेकिन उपयोगिता में ये बताएं। और फिर हम लोगों का जो भारतीय जीवन शैली है वो कितना इनके चारों तरफ, त्यौहार से लेकर के सब चीज़ इनके चारों तरफ कितना क्लोजली है, ये आप बताने का प्रयास करें कि उन्हें होली का कलर दिखाएं। बोले कलर्स जितने हैं जिससे वो कलरिंग करते हैं या जो होली में कलर्स खेलते हैं, ये फूलों से पौधों से आने वाले कलर्स होने चाहिए, केमिकल से आने वाले नहीं होने चाहिए। इनसे ही कलर्स बनते हैं और यही कलर हेल्दी होते हैं। तो होली में कलर्स हैं, आप अपने घर में तुलसी अवश्य लगाइए। बाकी कुछ पौधे लगाते हैं तो वो उन्हें दिखाइए कि हमें खांसी होती है, सर्दी होती है, बुखार होता है, ज्वर होता है, तो तुलसी है, नीम है, हम इसका प्रयोग छोटा मोटा करते हैं। उनको तुलसी का काढ़ा कभी कभी आप पिलाइए उन्हें और कहिए ये तुलसी का काढ़ा है। और कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हो तो वो आप दिखा सकते हैं कि ये भी पेड़ पौधों से ही आते हैं। तो उनके जीवन में ये, उनके संस्कार में जाएगा कि ये पेड़ पौधों की उपयोगिता हम लोगों के अस्तित्व के लिए इससे भिन्न और कुछ नहीं है, सब कुछ पेड़ पौधे ही हैं जिसकी वजह से हमारी अस्तित्व है। और उपयोगिता आएगी तो उसके संरक्षण के ऊपर भी बाद में जब बड़े होंगे तो उसके ऊपर काम करेंगे। ईवीएस का जो दूसरा टॉपिक वातावरण से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है, वो है दिन, महीना और मौसम। अक्सर हम लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने देश में कि हम अपने बच्चों को दिन, महीने और मौसम का नाम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दे रहे हैं। मेरा एक सेशन है कैलेंडर के ऊपर में विशेषता, वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। वहाँ आपको ज्ञात हो जाएगा कि जो साइंस है वो हमारे हिंदी वोकैबुलरी में है, संस्कृत वोकैबुलरी में है। जो मौसम एस्ट्रोनॉमी है वो पूरा हमारे पंचांग में इंटीग्रेटेड है, इंग्लिश कैलेंडर में नहीं है। बट इंग्लिश में हमें उससे प्रयोग के तौर पे यदि सिखाना है तो वो हम सिखाएं, लेकिन साथ साथ अपनी भाषा में सिखाना बहुत अनिवार्य है। आप ये बात को समझें। आप जैसे उसे संडे, मंडे, ट्यूसडे जिस तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से रविवार, सोमवार, गुरुवार, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रयोग में लाना, उनके वोकैबुलरी में डालना ही चाहिए आपको। आप देखेंगे हमारे जो 7 दिन के नाम हैं वो अलग अलग ग्रह के नाम पे हैं, चंद्रमा के नाम पे हैं, सूर्य के नाम पे हैं, जो मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, ये सारे ग्रहों के नाम के ऊपर में जो है वो हमारे 7 दिन हैं। इंग्लिश में वो चीज़ें नहीं हैं। फ्राइडे किस ग्रह के ऊपर है, थर्सडे किस ग्रह के ऊपर है, वेंसडे किस ग्रह के ऊपर है, ये आपको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता जिन्होंने इन दिन का नाम रखा। इसीलिए आप हिंदी वोकैबुलरी जो है वो उनके प्रयोग में अवश्य लाएं, यदि हमारे संस्कृति से उनको बना करके रखना है तो इसमें एक्टिविटी और कुछ नहीं है। आप उन्हें याद कराते हैं 7 डेज़ और कैलेंडर दिखाते हैं, उन्हें बताते हैं आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन होगा, उन्हें कुछ राइटिंग देते हैं। इस तरह की एक्टिविटी आप प्री स्कूल्स में सीखते हो, वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो उपयोगी, जो आपको बताना है कि संस्कार जिससे बनेगा वो ये है कि उन्हें इंग्लिश वोकैबुलरी से पहले या उसके साथ साथ आप उसे मराठी, संस्कृत या हिंदी की जो वोकैबुलरी है उन्हीं दिन, महीने और मौसम के नाम का वो उनके जीवन में अवश्य लाएं, उन्हें याद कराएं और उनको प्रयोग जो है उनके साथ वो करते रहें। नर्सरी में यानी SS1 में, फर्स्ट ईयर में आप उन्हें दिन का नाम याद कराएं, उसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ है वो आप कराएं जो भी है। जूनियर में आने के बाद में आप उन्हें महीनों का नाम याद कराएं और जब उसे आप हिंदी या संस्कृत या अपने पंचांग के महीनों के नाम याद कराएंगे
तो वो भी 12 हैं। और आप पाएंगे कि ज़्यादातर हमारे जो महीने हैं उनके नाम ही मौसम के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी हम श्रावण बोलते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बरसात का मौसम है। तो वो बात हम बाद में देखेंगे सेकेंड ईयर में कि मौसम को महीने के साथ जोड़ करके उन्हें कैसे याद कराना है। परंतु यहाँ एक डिफ़िकल्टी आ सकती है कि जो हिंदी कैलेंडर यानी अपने पांचांग के जो महीनों के नाम हैं वो उनके डेट्स इंग्लिश कैलेंडर के साथ मैच नहीं खाएंगे, खा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जो कैलेंडर हैं वो ग्रहों और नक्षत्रों के साथ सीधे जुड़े हुए हैं। इंग्लिश कैलेंडर वैसा है नहीं, उसका कोई फाउंडेशन नहीं है इस तरह के साइंसेज में, इसीलिए वो मैच नहीं करेगा। बट उसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के वोकेबलरी में डालना ज़रूरी है ताकि उन्हें बाद में पंचांग समझने में दिक्कत ना हो। उन्हें ग्रहों नक्षत्रों वो पूर्णिमा है या अमावस्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, तारों की स्थिति क्या है, ये कैलेंडर के को देखकर ही वो समझ जाएं। तो इसके लिए उनके जीवन में वो वोकेबलरी जाना जरूरी है ना। चैत्र क्या है, ये जो महीनों के नाम हैं, ये हम लोगों के वोकेबलरी में नहीं रह गया है। हम सब जनवरी फरवरी और मार्च अप्रैल में फंसे हुए हैं, जहाँ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। इसीलिए बच्चों को दोनों, क्योंकि ये प्रयोग में इसीलिए हमें सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन जिससे वो अपनी साइंटिफिक जीवन जी सके, इसके लिए उसके वोकेबलरी में जो पंचांग के जो शब्दावली है, जो वोकेबलरी है, वो उसे अवश्य याद करें। नर्सरी में आपने उन्हें दिन बता दिया, जूनियर में आपने महीने बता दिए, सीनियर में आने के बाद महीने और मौसम इसको रिलेट करें, और मौसम और हमारी जीवन शैली इसको रिलेट करने का जो काम है वो सीनियर केजी में होता है। तो इंग्लिश कैलेंडर में 4 महीने हैं। हमारी संस्कृति और हमारे देश में जनरली 6 ऋतुएं हैं। ठीक है, वो 6 ऋतुएं हमें उन्हें अभी ना याद कराएं, लेकिन जो मौसम है उसके साथ हमारा जीवन शैली कैसे जुड़ा हुआ है। यानी विशेष मौसम में विशेष तरह के फल आते हैं। अंगूर है, संतरा है, ये सर्दियों के मौसम में आता है, क्योंकि उस समय हमारे बॉडी की विटामिन सी की नीड ज़्यादा होती है। सर्दी खांसी होता है तो उससे ये फल जो है वो हमें काउंटर करने में हेल्प करते हैं। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ फल आता है। गर्मियों के दिन में हमें तरबूज आता है, खीरा आता है, क्योंकि ज़्यादा हमें जल की आवश्यकता होती है शरीर को, पसीने ज़्यादा निकलते हैं, तो उस तरह के फल आते हैं। तो मौसम के साथ में फल किस तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे देश में, और उसी तरह के फल को अपने को प्रयोग में लेना चाहिए। जो जिस मौसम का फल है उसे खाने से हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। उसी तरीके से मौसम के साथ में अन्न भी जुड़े हुए हैं। खरीफ का है, रबी का है, ये फसल कब उगता है, तो वो थोड़ा सा बताने का प्रयास करना। मौसम के साथ हमारे कपड़े जुड़े हुए हैं। गर्मी में हम खादी के सूती के कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो मौसम के साथ हम कैसे ट्यून होते हैं, हमारा शरीर, हमारा रहने का जो ढंग है वो कैसे ट्यून होता है। तो ये सब बातें जो हैं वो आप बच्चों को सीनियर केजी में बताते हैं। तो इसकी एक चार्ट बना सकते हैं आप। बुक्स में तो अवेलेबल होता है ये, लेकिन जैसा हमने अभी रिलेशनल स्टडी किया, यानी आप पहले उसे एक फाउंडेशन डाले कि हिंदी के दिन और ग्रह नक्षत्र ये कैसे जुड़े हुए हैं। फिर आपने फाउंडेशन डाला कि इस ग्रह नक्षत्र से महीने कैसे बने, दिन से महीना कैसे बना, और फिर उस फाउंडेशन को आप आगे ले गए कि ये महीने के और ये ग्रह नक्षत्र की वजह से मौसम कैसे बने और उस मौसम में हम लोग कैसे ढले। इसी को एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल कहते हैं। ये बच्चों के संस्कार में अभी उतनी डिटेल्स में नहीं जा सकता, लेकिन अपने क्रोनोलॉजी के साथ इस ज्ञान को बच्चे के वोकैबुलरी में डाल दिया, उसके संस्कार में डाल दिया। आगे जैसे वो बढ़ेगा, ये ज्ञान जब उसके जीवन में एक्सपेंड करेगा तो ऑटोमेटिकली नेचर के साथ जीना वो सीख जाएगा। बच्चों को कुछ भी बताने से पहले हमारे अपने मन में स्पष्टता होना आवश्यक है। इसलिए मैंने शुरू में ही ये वो रूपरेखा रख दी कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और ह्यूमन किंगडम ये तीनों अलग अलग है। ये आप शिक्षक लोग अच्छे से समझ लें। प्लांट किंगडम
हमारे भोजन का साधन है, लेकिन एनिमल किंगडम इससे भिन्न है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने एनिमल किंगडम को पशुधन के रूप में कहा है, भोजन के रूप में नहीं कहा है, धन के रूप में कहा है। इसकी उपयोगिता हमारे जीवन में प्लांट से भिन्न है। ये स्पष्टता हमारे मन में आए तो हम बच्चों को भी उसी प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे। तो नर्सरी में यानी पहले वर्ष बच्चे को वो पशु जो उसके चारों तरफ विराजमान है, जो हैं, जिसे वो देखता है हर दिन, ऐसे पशुओं के पिक्चर, ऐसे पशुओं के वोकैबुलरी उसे इंट्रोड्यूस कराया जाए तो बेहतर है। वो इजी होगा उसे याद करने के लिए। जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाँ, और बकरी है, ये इस तरह के, कभी कभी घोड़े दिख जाते हैं। तो इस तरह के जो पशु हैं उसके वोकैबुलरी, अगेन आप प्रयास ये करें कि हिंदी में भी, यानी मराठी में भी, अन्य भाषा में भी और इंग्लिश में भी, ये दोनों भाषा में उसे पशुओं का जो नाम है और पशुओं का जो पहचान है वो उसे इंट्रोड्यूस कराएं, पिक्चर बुक के थ्रू इंट्रोड्यूस कराएं। उसी तरीके से पक्षियों का भी, कौवा है, कबूतर है, तोता है, ये उसे आमतौर पे देखने को मिल जाता है। तो जो कॉमनली अवेलेबल है, जो कॉमनली उसके चारों तरफ हैं, ये पहले वर्ष में इन पशु पक्षियों को इंट्रोड्यूस कराएं उसे। जूनियर केजी में दूसरे वर्ष में जो एनिमल्स हैं उसे आप कैटेगराइज करना शुरू कर सकते हैं। यानी पेट एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं। बर्ड्स तो बाय एंड लार्ज जो बर्ड्स और ऐड करना है तो वोकैबुलरी में ऐड कर सकते हैं, बर्ड एक कैटेगरी हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में पेट एनिमल्स को और एक्सपैंड करना, जैसे शीप आ गया, बफेलो आ गया, कैमल आ गया, इस तरह के जो अन्य जो पेट एनिमल्स हैं उसके पिक्चर बुक में वो ऐड ऑन हो जाता है। इसके साथ साथ प्रयास ये रहना चाहिए कि उन एनिमल्स के प्रति बच्चों की इमोशंस वो प्रोटेक्टिव कैसे हो, उससे उसका प्यार, उसकी सद्भावना, उसके अंदर की भावना जो है उसके साथ जीने की कैसे हो, इसका प्रयास जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू करना चाहिए। या उन्हें पालतू जानवर के पास कभी ले जाना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि ये जो अपने पेट एनिमल्स हैं ये ऐसे हैं कि आप इन्हें जितना प्यार देंगे उससे अधिक प्यार वो रिस्पॉन्ड करते हैं उस तरीके से। गौ तो ऐसी होती है, हमारी देसी गौ तो ऐसी होती है कि यदि आप प्यार से उन्हें माँ बुलाएं तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा निकल आती है। कुत्ते से आप परिचित ही हैं, कितने अच्छे से वो खेलने लग जाता है। ऐसे ही सब जो अपने पेट एनिमल्स हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। हम यदि उनके साथ अच्छे से पेश आएँ तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है एनिमल्स के साथ, ये बच्चों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव और आप यूँ कहिए कि ह्यूमन वैल्यूज़ के एसेंस डालने में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो बच्चों को पेट एनिमल्स के थोड़ा क्लोज लाने का प्रयास जो है जूनियर केजी में जाने के बाद वो करना चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिकली अनुभव कर सकें कि हाँ, ये पेट एनिमल्स कितने अच्छे हैं और हम इनके साथ कितने अच्छे से रह सकते हैं। इसके बाद जब आप वाइल्ड एनिमल्स इंट्रोड्यूस करते हैं पिक्चर बुक के थ्रू, जनरली इसे दिखाने के लिए आप बच्चों को जू में लेकर जा सकते हैं, वहीं उन्हें देखने को मिल सकता है सेफ एनवायरनमेंट में। लेकिन उनके मानस में ये जाना चाहिए कि वाइल्ड एनिमल्स का जगह जू नहीं है, ये तो हम उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। उनका स्थान जो है वो जंगल ही है, और जंगल प्रकृति के वाटर साइकिल के बैलेंस को बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक है। और जंगल, हम जैसे व्यक्ति 2, 4, 5, 10, 100 पेड़ लगा करके जंगल स्थापित नहीं कर सकते। जंगल एक प्राकृतिक वातावरण में फैलता है, और जंगल में जब जंगली जानवर रहते हैं तभी उसकी सुरक्षा होती है। तो जंगल की जो धारणा है वो बच्चों के अंदर में जो वाइल्ड एनिमल्स है इसको इंट्रोड्यूस करते हुए जंगल के जो कॉन्टेक्स्ट है ये उनको समझाने का प्रयास करना है।
सेकेंड ईयर में जब हम एक्वेटिक एनिमल्स यानी जल में रहने वाले जो जानवर हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी, चाहे वो जल में हो या थल में, हम जब जानवर पक्षी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो सिर्फ जानवर और पक्षी इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम प्रकृति के अन्य जो विभाग हैं उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं साथ में। जैसे जंगली जानवर कहा तो जंगल इंट्रोड्यूस करते हैं, पशु कहा तो हम पशुधन के रूप में उसे देखते हैं, और जब हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात करते हैं तो हम पानी, जल, समुद्र इसकी बात करते हैं। जैसे मछली की हम जब बात करेंगे तो हम ये बहुत इजीली बच्चों को बता सकते हैं कि जिस जल में मछलियाँ रहती हैं वो जल जो है वो प्योर रहता है, यानी क्लीन रहता है, ड्रिंकेबल वाटर होता है वो, और जहाँ मछलियाँ नहीं रहती हैं वो जल जो है वो गंदा हो जाता है। तो मछली की उपयोगिता जो है वो बच्चे को तुरंत समझ में आती है। उसी तरीके से समुद्र में जो बड़े बड़े जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वेल है, डॉल्फिन्स हैं, शार्क हैं, ऑक्टोपस हैं, इस तरह के जो अलग अलग जो है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हुए समुद्र के बारे में बच्चे को समझाना कि कैसे नदियां हैं वो सब निकल के समुद्र में जाती हैं, समुद्र की वजह से फिर वो बारिश बन के पानी वापस आता है। तो एक्वेटिक एनिमल जब आप बताते हैं तो आप वाटर साइकिल भी बच्चे को थोड़ा समझा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ पाए, लेकिन वो इंट्रोड्यूस होता है उनके लाइफ में। ये तो केवल जानवर ही इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, पूरी प्रकृति इंट्रोड्यूस होती है। हमारे तो पुरानी कहानियों में जो है समुद्र मंथन की एक पूरी कहानी है, वो बच्चों को आप सुना सकते हैं, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है बच्चों को। थर्ड ईयर जब सीनियर केजी में बच्चे आते हैं तब उसे पशु की एक्चुअल उपयोगिता वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि प्लांट किंगडम हमारे भोजन का आधार है, लेकिन हमारे शास्त्रों में और हमारे पूर्वजों ने पशु को धन कहा है, भोजन नहीं कहा है, क्योंकि उसकी एक उपयोगिता है हमारे जीवन में। जैसे गाय से हमें बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं, गाय के अन्य जो पंचगव्य से का जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट है वो गाय से हमें बहुत तरह के अन्य प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑक्स जो है वो फार्मिंग में यूज़ होता है, शीप जो है उससे वुलन क्लोथ्स आते हैं। तो इस तरह के जो हैं वो अन्य अन्य जो बहुत तरह के प्रयोग हैं जिससे हमारे जीवन में एक अच्छे जीवन शैली जीने में पशु का एक योगदान होता है, इसलिए उसे धन कहा गया, भोजन नहीं कहा गया। तो ये भावना जो है बच्चों के अंदर बैठाना पशु के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर पशु कहाँ कहाँ रहता है, पशु का घर कहाँ है, वो कैसे अपनी जीवन को बिताता है। तो जो 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 उनकी जो शेल्टर्स है उसको इंट्रोड्यूस करने से क्या है, फिर वो प्रकृति से बच्चा जुड़ता है कि हाँ, जो पेड़ पौधे के बीच में कैसे पक्षियाँ रहते हैं, गुफा में कैसे शेर रहता है, या जो अन्य पशु है उसको हम कहाँ रखते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो शेल्टर्स करने से हम और पशु और प्रकृति ये तीनों एक साथ जो है वो हम लोग जुड़ते हैं, और बच्चों के मन में, मानस में धीरे धीरे ये भावनाएं जो है वो बनती हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस EVS के पहले सेशन में आप इस बात को समझ पाए होंगे कि कैसे प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। आप जितनी अच्छी से समझेंगे बच्चे को उसी दिशा में आप संस्कारित भी करेंगे। तो इस शिशु संस्कार के इस प्रकरण को बच्चों तक ले जाने की जो जर्नी है, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ टेक इट अहेड इन द बेस्ट possible way you can to our next generation. Thank you.